हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ एक मतलब फिर आपके सामने हाजिर हूँ। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप की नई गाइडलाइंस आ चुकी है और ये गाइडलाइंस 2019 एंड 20 की है, सबसे न्यू है। इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जो इससे पहले, और नई चीज़ें ऐड की गई हैं जो पहले नहीं थी। तो ये यूजीसी की वेबसाइट पे आपको ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी। मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप उन सारी चीज़ों को आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आप कौन कौन से कैंडिडेट जो हैं इसके लिए एलिजिबल हैं, फेलोशिप किस तरह से मिलेगी, कितने साल के लिए मिलेगी और फेलोशिप की अमाउंट क्या होगी, और इसके अलावा जो चेंजेस हैं वो आपके सामने यहाँ पे रखते हैं। तो पहले पेज पे आप आएंगे तो ऑब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव इसमें क्या है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जो इसके अंडर आती हैं। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो उसके लिए दी हुई है। इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटी, बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी है उनके जो स्टूडेंट हैं उन्हें भी दिया जाता है। इंस्टीट्यूशन फुल्ली फंडेड बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस एज नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये सारे सेक्शन है जिसमें जो स्टूडेंट इनरोल्ड हैं उन्हें ही ये फेलोशिप मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे चीज़ होती है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं और आपके एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इसे अच्छे से देखते हैं। आपको पता है कि ये माइनॉरिटी के लिए है। तो अ कैंडिडेट हैज फुलफिल्ड द फॉलोइंग कंडीशन टू बी एलिजिबल फॉर अवार्ड ऑफ दिस फेलोशिप। सबसे फर्स्ट पे है कि माइनॉरिटी आपको होना चाहिए कि आप माइनॉरिटी सेक्शन से, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। तो इसमें ये आप देख सकते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 के अंडर में जो भी आते हैं। अब इसमें यहाँ पे बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम, सिख एंड ज़ोरास्ट्रियन यानी कि पारसी, ये वो सेक्शन है जिन्हें ये फेलोशिप मिलती है। अगर आप इस सेक्शन से, इस माइनॉरिटी कम्युनिटी से रिलेटेड हैं तो आपको ये फेलोशिप मिल जाएगी। पहला क्राइटेरिया ये है, अगर आप माइनॉरिटी हैं और इस सेक्शन से आते हैं तो आप एलिजिबल हैं। दूसरे क्राइटेरिया आपका ये है कि आप यूजीसी नेट या फिर CSIR नेट क्वालिफाइड होने चाहिए। तो इसकी जो फर्स्ट क्राइटेरिया आपका हो गया माइनॉरिटी। दूसरे पे आता है आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर आप साइंस बैकग्राउंड से हो या फिर ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज से हैं। तो उसमें उसके अलावा ये होता है कि MPhil और PhD में आपका एडमिशन हो। थर्ड नंबर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे द एलिजिबिलिटी कंडीशन विल बी एज पर नोटिफिकेशन फॉर UGC नेट एंड ज्वाइंट CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन। तो UGC नेट के लिए जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो भी यहाँ पे पूरी तरह से अप्लाई होती है। यानी कि आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे UGC नेट का और उसमें सिलेक्शन होगा, उसके बाद ही आप इस फेलोशिप के लिए अपनी प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये है माइनॉरिटी कम्युनिटी कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एडमिशन। दो तरह के स्टूडेंट के नाम आते हैं, एक तो उनके जो ऑलरेडी इनरोल्ड हैं MPhil या PhD में। दूसरा सेक्शन स्टूडेंट का वो होता है जो जिन्होंने अभी एडमिशन नहीं लिया है, उनका नेट क्लियर है और नाम भी आ जाता है इसमें फेलोशिप में, तो वो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिनका ऑलरेडी जो एडमिशन ले चुके हैं और उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ है तो उन्हें 3 महीने के अंदर, विदिन 3 मंथ उन्हें ये फेलोशिप अप्लाई कर देनी है। 3 महीने के अंदर ही वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी डेट ऑफ कमेंसमेंट ये होगी कि या तो जिस डेट से आपकी फेलोशिप स्टार्ट हो रही है या फिर ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इन दोनों में से जो लेटर होगा पहले होगा उसी हिसाब से आपको वहाँ से 5 साल के लिए फेलोशिप मिल जाएगी। तो ये उनके लिए थी जिनके ऑलरेडी MPhil या PhD में एडमिशन है और उनका सिलेक्शन हुआ है, उनका नाम आ गया है। अब रहे वो स्टूडेंट जिनका एडमिशन नहीं है, उनके लिए क्या है। तो इन केस सफिशिएंट कैंडिडेट, एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, हु माइनॉरिटी कम्युनिटी कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एडमिशन एंड क्वालिफाई नेट एग्जामिनेशन विल बी गिवन प्रेफरेंस। यानी कि जिनका एडमिशन है MPhil या PhD में तो उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ज़्यादा चांसेस उन स्टूडेंट के हैं जिनके एडमिशन MPhil या फिर PhD में है। इसके बाद भी इन केस सफिशिएंट कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एडमिशन और नॉट अवेलेबल, यानी कि जितनी सीट है और स्टूडेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं एडमिशन होने के बावजूद भी, तो जो सीट बची हुई है वो उन कैंडिडेट को दे दी जाएगी जिनका एडमिशन नहीं है और वो उनका नेट क्वालिफाई है और वो मेरिट लिस्ट में भी आ रहे हैं।
यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट हु हैव नॉट येट सिक्योर्ड एडमिशन विल आल्सो बी सेलेक्टेड इन ऑर्डर टू merit in net examination. Such candidate will be eligible to receive fellowship under MNF subject to admission for MPhil and PhD in research institution. आपका नाम आने के बाद आपकी फेलोशिप की वैलिडिटी रहेगी 3 साल के लिए। 3 साल के अंदर अगर आपका नाम आ जाता है तो 3 साल के अंदर आपको एमफिल या फिर पीएचडी में एडमिशन लेना होगा इस फेलोशिप को स्टार्ट करने के लिए। 3 साल से अगर ज़्यादा होता है तो फिर आपको ये फेलोशिप नहीं मिल पाएगी। जिनका एडमिशन है उन्हें 3 मंथ के अंदर ही ये फेलोशिप स्टार्ट करा लेंगे, लेकिन जिनका एडमिशन नहीं है उनको 3 साल का मौका दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में और भी आप देख सकते हैं, स्कॉलर इज एलिजिबल टू रिसीव ओनली 1 फेलोशिप एट अ टाइम। ये क्लियर है कि आप एक टाइम पे एक ही फेलोशिप ले सकते हैं, एक से ज़्यादा आप फेलोशिप किसी भी सूरत में नहीं ले सकते हैं। अगर इस तरह की चीज़ें पकड़ी गई है तो आपकी जो फेलोशिप अभी मिली है वो भी बंद हो सकती है। इसमें यही है, यहाँ पे ये है कि आई स्कॉलर हु डजंट कंप्लीट हिज और हर रिसर्च वर्क, यानी कि जिस कैंडिडेट का रिसर्च चल रहा है या फिर रिसर्च वर्क उनका एमफिल या फिर पीएचडी चल रहा है और उसको उन्होंने टाइम पे क्लियर नहीं किया है, उनका टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो ये जो फेलोशिप है 5 साल की वो उन्होंने ले लिया है, तो फिर उसके बाद उन्हें फेलोशिप नहीं मिलेगी। अगेन दोबारा वो उसके लिए ट्राई नहीं कर सकते। ये फेलोशिप सिर्फ 5 साल ही मिलेगी। अगर 5 साल से ज़्यादा आपका रिसर्च में लग रहा है तो आपको ये फेलोशिप नहीं मिलेगी किसी भी सूरत में। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, यही चीज़ है यहाँ पे। और अगर आप एम्प्लॉय ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल स्टेट यूनाइटेड, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, इसके अलावा आप अगर स्टडी लीव पे भी हैं तो भी ये फेलोशिप नहीं मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो लोग जॉब में हैं उन्हें ये फेलोशिप नहीं मिलेगी। तो ये क्राइटेरिया था एलिजिबिलिटी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो नीचे कुछ चीज़ें हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ भी इम्पोर्टेंट हैं। मूड ऑफ सिलेक्शन किस तरह से होगा, तो ये देखिए टोटल सीट जो है अभी 2019 और 20 में जो गाइडलाइंस है उसमें 1000 है। इनमें से 750 सीट्स है यूजीसी, ये है नेट जेआरएफ ऑफ यूजीसी। जो कैंडिडेट यूजीसी के जरिए नेट क्वालिफाई कर रहे हैं उनके लिए है। और फिर 250 सीट्स जो हैं वो है CSIR के जरिए, जो साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट हैं, साइंस कैटेगरी स्टूडेंट, तो CSIR यूजीसी नेट एंड जेआरएफ, तो उनके लिए ये 250 सीट फिक्स है। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना टफ है ये इस फेलोशिप को लेना, क्योंकि एक तो पहले आपको नेट क्वालिफाई करना है, नेट क्वालिफाई करने के बाद मेरिट लिस्ट में भी आपका नाम आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कि जो सीट है 1000 है, 1000 में भी बहुत सारे डिवीज़न हैं। तो अभी 2 तरह के थे कि 700 और 250। यहाँ पे एक देखिए कि 30% ऑफ फेलोशिप शेल बी मार्क फॉर द वीमेन। तो इसमें से 30% 1000 में से 30% जो सीट है वो वीमेन के लिए फिक्स है। आगे है कि द रिजर्वेशन फॉर द डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट शेल बी मेड एज पर द यूजीसी नॉर्म्स। तो यूजीसी नॉर्म में, यूजीसी गाइडलाइन में जिस तरह से डिफरेंटली एबल कैंडिडेट को प्रेफरेंस वगैरह दिया जाता है उन्हें। इसके अलावा कम्युनिटी वाइज सिलेक्शन ऑफ स्कॉलर एट नेशनल लेवल विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रो रेटा पॉपुलेशन। मतलब ये हुआ कि 1000 सीट जो है उसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी में जैसे मुस्लिम हैं, सिख हैं, जैन हैं, पारसी हैं, जितने भी हैं, तो इन तमाम का किस तरह से सिलेक्शन होगा कि कितनी सीट किस सेक्शन को दी जाए। तो ये इसका जो बेसिस है ये है प्रो रेटा पॉपुलेशन की, जिस स्टेट में, जिस एरिया में कैंडिडेट कम्युनिटी के हिसाब से जितनी पॉपुलेशन होगी परसेंटेज निकाला जाएगा, उसी परसेंटेज के हिसाब से उस स्टेट और पर्टिकुलर स्टेट को पर्टिकुलर लैंग्वेज और सेक्शन को सीट दी जाती है। ये यूजीसी का काम है, किस तरह से वो करते हैं थोड़ा कठिन काम है, लेकिन ये गाइडलाइंस में आपको मिल जाएगा। एक और सेक्शन है अनयूटिलाइज्ड फेलोशिप स्लॉट ऑफ एनी कम्युनिटी। अगर किसी खास कम्युनिटी के लिए सेक्शन बनाया गया कि 10 सीट किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए है, इस साल के 10 सीट उनके कैंडिडेट को दिया जाएगा। उसमें से अगर ये 10 सीट फुलफिल नहीं हो पा रही है, जैसे कि 8 ही कैंडिडेट वहाँ पे सिलेक्ट हुए, 2 सीट बची हुई है, तो वो होगा will be transferred to eligible scholar of other notified minority community purely on the merit base। तो ये दूसरी कम्युनिटी में ये सीट ट्रांसफ़र हो जाएगी उसके मेरिट के बेस पे। तो इन बात का भी ध्यान रखना है यहाँ पे। अब ये ड्यूरेशन ऑफ फेलोशिप कितने साल के लिए मिलेंगे, तो पूरा यहाँ पे ये इसका डिटेल है। अगर एमफिल में हैं आप तो उसके लिए 2 ही साल मिलने वाली है,
2 साल के लिए मिलेगी। उसके बाद तो आपको फिर पीएचडी में एडमिशन लेना होगा। अब इसमें भी यहाँ पे नीचे आएगा कि आप एमफिल में एडमिशन लिया है और एमफिल में आपकी फेलोशिप लिया है, उसके बाद पीएचडी में एडमिशन नहीं हो रहा है, 1 साल के बाद हुआ या फिर गैप के बाद हुआ, तो उसका क्या होगा वो नीचे आ जाएगा। पीएचडी में आपने एडमिशन लिया है तो 2 साल मिलेगी जेआरएफ, जिसमें आपको 31,000 मिलेगी, और एसआरएफ हो जाएगा 3 साल के बाद डायरेक्ट आपका अपग्रेड हो जाएगा और उसमें 35,000 मिलेगा। एमफिल प्लस पीएचडी है तो उसमें भी 5 ईयर के लिए मिलेगी, 2 साल आपको जेआरएफ मिलेगा और जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और 3 साल मिलेगा सीनियर रिसर्च फेलोशिप। यहाँ पे ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है गैप वाले, द गैप पीरियड फॉर द कंटिन्यूएशन फ्रॉम एमफिल टू पीएचडी अंडर द डॉक्टरल फेलोशिप स्कीम शेल बी 2 ईयर from the date of declaration of result of MPhil to the date of admission to the PhD। ये 2 साल का गैप आपको दिया जा रहा है कि MPhil से अगर PhD में आप इनरोल हो रहे हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का गैप आप ले सकते हैं। MPhil के रिजल्ट आने से और PhD के एडमिशन के बीच में 2 साल का गैप होगा, यानी कि आपने अभी 1 साल या फिर 2 साल MPhil में आपने MNF को लिया है और आपका 3 साल अभी बचा हुआ है, तो वो 3 साल फिर आप पीएचडी में एडमिशन लेकर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कैंडिडेट का एमफिल खत्म होने के फ़ौरन बाद पीएचडी में एडमिशन हो जाता है, कभी कभी गैप हो जाता है, तो ये 2 साल का यहाँ पे गैप दिया जा रहा है। हाउएवर जैसे कि बताया जा रहा है टोटल टेन्योर ऑफ फेलोशिप विल बी रिमेन 5 ईयर एक्सक्लूडिंग द गैप पीरियड। आपके जो गैप है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उस गैप को काउंट नहीं किया जाएगा। आपकी जो फेलोशिप है वो 5 साल होगी एमफिल में, और फिर उसके बाद पीएचडी में जब आप एडमिशन लेंगे तो फिर वहाँ से अगला साल का स्टार्ट हो जाएगा और गैप पीरियड को वहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे देखिए ये फेलोशिप वगैरह की पूरी डिटेल दी हुई है कि 31,000 आपको मिलेगा जेआरएफ के तौर पे पर मंथ 2 ईयर के लिए, और 35,000 पर मंथ फॉर रिमेनिंग 3 ईयर। तो ये इस तरह से 5 साल आपका हो जाएगा। ये इसमें है साइंसेस, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखिए कॉन्टिजेंसी वगैरह भी मिलती है। ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कॉन्टिजेंसी आपको साल में मिलती रहती है, और सेमेस्टर के बाद ये मिल जाएगी साल में 2 बार, तो इसे आप देख लीजिएगा। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस, ये उन लोगों को मिलता है जो स्टूडेंट हॉस्टल में नहीं रहते हैं या अपना प्राइवेट रूम लेकर बाहर रहते हैं, तो उन्हें एक्स्ट्रा इसके लिए पे किया जाता है 8, और इसका अलग अलग क्राइटेरिया 8%, 16% और 24% फेलोशिप के हिसाब से उन्हें पर मंथ और अलाउंस दिया जाता है। तो अगर आप बाहर हैं तो इनको देख लीजिएगा, वो आपको उसमें कुछ नहीं करना होता है, यूनिवर्सिटी में आप जहाँ भी हैं वहाँ पे आपको अप्लाई करना हो वो मिल जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, तो ये है कि इसके लिए नोडल एजेंसी जो है वो यूजीसी इसको देखे कि सिलेक्शन फॉर द अवार्ड ऑफ एमएनएफ टू द स्टूडेंट विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन ईच यूजीसी नेट जेआरएफ एंड सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन एंड विल बी मेड ट्वाइस इन ईयर। तो 1 साल में 2 बार ये फेलोशिप 2 बार तैयार की जाएगी, नेट और नेट के बेस पे, यूजीसी नेट हो या फिर सीएसआईआर नेट हो, उसके बेस पे ये साल में 2 बार तैयार की जाएगी। ये पहले नहीं था, ये नया क्लोज यहाँ पे ऐड किया गया है। इसमें भी अब एक कन्फ्यूज़न ये है कि जिन लोगों का अभी रिसेंट ईयर में नेट हुआ है तो उनके लिए तो आप फॉर्म अप्लाई करने का चांस मिल रहा है, लेकिन जो उससे पहले के हैं जिन्हें फेलोशिप नहीं मिली है तो उनका क्या अभी इस पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। देखते हैं आगे किस तरह के नोटिफिकेशन आता है कि दूसरे लोग जो ऑलरेडी जैसे 2016 हैं, 2011 वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। डिसीजन जो फाइनल होगा वो यूजीसी का डिसीजन फाइनल होगा। इनकम सीलिंग है आपकी 6 लाख से पर एनम, 1 साल में 6 लाख से कम ही होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे इन केस एनी कैंडिडेट ऑब्टेन मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट, अगर आपने किसी गलती से या फिर गलत तरीके से आपने फेलोशिप लिया है तो उसे कैंसिल किया जाएगा, हाँ फ़ौरन कैंसिल हो जाएगा। और इसके अलावा ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का है, वो आपको देखने की उसमें ज़रूरत नहीं है। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन तो ये भी यूनिवर्सिटी करती रहती है, वो आपको देखने की उतना ज़रूरी नहीं। यहाँ पे आधार सीडिंग है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आपके डायरेक्ट अकाउंट में अमाउंट जाएगी, इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कि किस तरह से अमाउंट आती है, क्या क्या उसमें प्रोसेस हैं, और किस तरह से आप अपना अमाउंट के लिए जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो उसके बाद आप और जो पोर्टल है केंद्रा स्कॉलर्स कॉर्नर, उसे आप कैसे कर सकते हैं।
तो यही सारी चीज़ें थी जो आपको यहाँ पे बताना था। इसको आप अच्छे से देख लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर समझना है, कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर यूजीसी वेबसाइट पे जाकर आप इसे डाउनलोड कर लें और वहाँ से फिर अच्छे से आप इसे देख सकते हैं, जो जो चीज़ें हैं उसे देख सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक फॉर वॉचिंग। एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि फेलोशिप के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस तरह से फेलोशिप को क्लेम करना है, वो सारे वीडियो हैं, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं।